दोस्तों, हमने अपने चैनल पे अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीरीज के सीजन 1 को एक्सप्लेन कर रखा है। इनफैक्ट हमने सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सीजन 2 के बचे हुए 3 एपिसोड्स के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड 3 के एंड में पिप को लाइला के अकाउंट से एक मैसेज आया होता है, राइट? तो एपिसोड 4 की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। पिप अब भी शॉक में होती है क्योंकि उसने लाइला से बात करने के लिए कॉनर का दूसरा अकाउंट यूज किया था। फिर भी अकाउंट होल्डर को कैसे पता चल गया कि उसके पीछे पिप ही है? इसी लीड के बाद पिप रवि कॉनर बार में डैन से मिलते हैं। डैन वही जूनियर पुलिस ऑफिसर था जिसने पहले इशारा किया था कि जेमी के गायब होने के पीछे शायद मैक्स का हाथ हो सकता है, लेकिन उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। डैन बात करने को रेडी हो जाता है, जहां डैन और पिप अपनी कार लेकर एक सुनसान जगह पे जाते हैं। पिप डैन की कार में बैठकर बात करना शुरू करती है, लेकिन बात करते ही पिप की नजर कार की सीट पे लगे ब्लड स्टेन्स पे पड़ती है। एक पल के लिए पिप घबरा जाती है और उसे लगता है कि डैन ने मैक्स के कहने पर जेमी को रास्ते से हटा दिया है। वो तुरंत कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसे रोक लेता है और बताता है कि उसने जेमी को कुछ नहीं किया। कार पे जो ब्लड स्टेन्स हैं वो जेमी के नहीं बल्कि उसके खुद के थे। डैन कन्फेस करता है कि मैक्स के कहने पे उसने एक बार जेमी को धमकाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये फ्राइडे नाइट की नहीं बल्कि उससे पहले मंडे नाइट की बात थी। उस टाइम जेमी ने उसे जोर से पंच मारा था, देन कार से उतर के भाग गया था। अब ये सुन के पिप थोड़ा शांत होती है, लेकिन गुस्से में डैन से पूछती है कि उसने मैक्स की मदद क्यों ही की। डैन बताता है कि उसका और एंडी का सिर्फ एक बार अफेयर हुआ था और मैक्स ने दोनों को साथ देख लिया था। वैसे में मैक्स ने धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो जेसन बेल को सब कुछ बता देगा। जेसन उसके लिए फादर जैसा था, इसलिए मजबूरी में उसने मैक्स की बात मान ली। इस पे पिप उससे पूछती है, तो फिर नैट के बारे में क्या तुमने अपनी ही सिस्टर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये सुनते ही डैन शॉक में जाता है क्योंकि उसे पहली बार पता चलता है कि शायद विक्टिम में और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन नैट है। एक ही पल में उसकी सारी दुनिया ही पलट जाती है। अब उसे एहसास होता है कि अनजाने में वो उसी इंसान की मदद करता रहा जिसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की। डैन इमोशनल होकर टूट जाता है और पिप उसे संभालती है। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एंड दैट वाज कि मैक्स से असली सच निकलवाना, क्योंकि फ्राइडे नाइट की फेक एलाबाई अब एक्सपोज हो चुकी थी। नाउ पैरेलल में हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं, जहां मैक्स घर पे बेचैन बैठा अपनी मदर का इंतजार कर रहा था। अब तक एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि मैक्स को इस बात से परवाह नहीं होता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, रादर वो इस बात से परेशान होता है कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। तो जैसे ही उसकी मदर घर लौटती है, मैक्स तुरंत सफाई देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि डीवीडी बॉक्स में ड्रग्स नहीं बल्कि स्लीपिंग पिल्स थी, लेकिन इस बार उसकी माँ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो पहली बार खुलकर मैक्स को उसके क्राइम्स के लिए बुरा भला कहती हैं। वो ये तक कह देती हैं कि शायद मैक्स अपने फादर की तरह ही नार्सिसिस्ट बन चुका है। देन वो एक ऐसी बात कहती हैं जिससे मैक्स का दिल टूट जाता है, एंड दैट वाज कि शायद मैं तुमसे दोबारा कभी प्यार ही ना कर पाऊं। ये सुन के मैक्स सीधा कहने लगता है कि इस ट्रायल को रोक दिया जाए, मैं सीधा सारी सजा को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मदर भी इस फैसले के लिए हाँ कर देती है। तो यस, अगली सुबह कोर्ट के लिए निकलने से पहले भी मैक्स उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की माँ चुपके से अपनी जैकेट से ड्रग्स निकालकर अपने पर्स में रख लेती है। तभी डैन वहाँ पहुंचता है। वो बताता है कि कोर्ट के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स की काफी भीड़ जमा है, इसलिए उसे मैक्स को सेफली कोर्ट ले जाने का ऑर्डर मिला है। मैक्स डैन की कार में बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि डैन कोर्ट वाले रूट पे नहीं जा रहा था। मैक्स घबरा कर कार रोकने को कहता है, लेकिन डैन कोई जवाब नहीं देता। वो बस उन लड़कियों के बारे में सवाल पूछना शुरू करता है जिनके साथ मैक्स ने गलत किया था। मैक्स पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क आ नहीं रहा था। डैन कार एक सुनसान जगह पे रोकता है, जहां पिप पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। मैक्स कार से उतरते ही पिप को धमकी देता है कि अगर पुलिस को ये सब पता चला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बट पिप वाज लाइक, तुम्हारी बात पे यकीन ही कौन करेगा, और अगर तुम कोर्ट के लिए लेट हुए तो ज्यूरी और सबसे बढ़कर तुम्हारी मदर क्या सोचेंगी? मदर का नाम सुनते ही मैक्स की घबराहट और बढ़ जाती है। तो ऐसे में पिप पहला सवाल पूछती है, विच वाज कि क्या लाइला तुम हो? ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और कहता है, मैं किसी लाइला को नहीं जानता। नाउ पिप दूसरा सवाल पूछती है कि जेमी कहाँ है? मैक्स कहता है कि उसे नहीं पता और उसने जेमी को गायब नहीं किया है। ऑफ कोर्स पिप उसकी बात नहीं मान रही थी और वो याद दिलाती है कि फ्राइडे नाइट की गोल्फ क्लब वाली एलाबाई भी मैक्स की झूठ थी। तो द क्वेश्चन इज कि अगर मैक्स गोल्फ क्लब में नहीं था तो फिर वो कहाँ था? काफी देर चुप रहने के बाद मैक्स कहता है कि मैं स्टेशन पार्किंग में था। ये सुन के पिप गेस करती है कि क्या तुम हाउवी से ड्रग्स लेने गए थे? मैक्स कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन पिप बार बार उसकी मदर का नाम लेकर उस पर प्रेशर बनाती रहती है। ऐसे में आखिरकार मैक्स पिप के साथ एक डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर पिप चाहती है तो मैक्स रवि की इंटर्नशिप वापस
दिलवा सकता है। लेकिन दोस्तों पिप इस चीज के लिए मना कर देती है। हार कर मैक्स इतना एडमिट करता है कि फ्राइडे नाइट रात 12:15 के आसपास उसने जेमी को देखा था। मैक्स उस वक्त ड्रग्स लेकर वापस आ रहा था और मैक्स के मुताबिक उसकी जेमी से कोई बात नहीं हुई। इस पे पिप पूछती है कि जेमी क्या पहना था एंड मैक्स वाज लाइक कुछ ब्लैक हुडी जैसा पहना था। लेकिन पिप जानती थी कि मेमोरियल में जेमी ने बिल्कुल अलग कलर के कपड़े पहने थे। मैक्स बार बार कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन पिप ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहती है कि तुम पर अब कोई यकीन करेगा नहीं। कोर्ट के बाद तुम सिर्फ क्रिमिनल होगे और उसके बाद तुम्हारी फैमिली भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। लोग तुमसे घिन करेंगे और धीरे धीरे तुम सबकी यादों से मिटा दिए जाओगे। ये सुन के मैक्स काफी डर जाता है और ट्रायल से पहले सब कुछ एक्सेप्ट करने का जो उसका फैसला था वो भी अब बदलता हुआ नजर आता है। इसके बाद डैन उसे कोर्ट लेके जाता है। मैक्स के जाते ही रवि बाहर आता है और वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुन चुका था। अब उसे भी समझ आ गया था कि उसकी इंटर्नशिप खत्म होने के पीछे असली वजह मैक्स ही था। फिर पहली बार रवि को मेमोरियल वाली रात का पूरा सच बताती है और वो कन्फेस करती है कि रवि की स्पीच के दौरान वो ग्रेवयार्ड गई थी क्योंकि नोट में वही लोकेशन लिखी थी, लेकिन वहां मैक्स ने उसे ट्रिक करके बुलाया था। पिप कहती है कि वो तब से गिल्टी फील कर रही है क्योंकि उस रात उसने रवि और ट्रायल के बीच ट्रायल को चूज किया और इसी वजह से वो रवि की स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी नहीं सुन पाई जिसका रवि आज तक जिक्र करता रहता है। अब ये सुन के रवि नाराज हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसकी जॉब चली गई क्योंकि जॉब तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि पिप कभी उसे अपनी टीम का हिस्सा नहीं समझती। हर बार वो सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश करती है। रवि मुस्कुरा कर कहता भी है कि हमारी स्टोरी उल्टी चल रही है क्योंकि यहाँ हीरो हीरोइन को नहीं बल्कि हीरोइन हीरो को बचाती रहती है। और दोस्तों उल्टा यानी बैकवर्ड शब्द सुनते ही पिप के दिमाग में अचानक एक कनेक्शन बनता है। देखो जेमी को बचपन से ही हर चीज बैकवर्ड लिखने का शौक था, तो क्या उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी बैकवर्ड होगा? ये आइडिया आते ही पिप तुरंत कॉर्नर के घर जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो रवि से कहती है कि अब से वो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका टीममेट भी है। रवि हल्का सा मुस्कुराकर कॉर्नर के घर जाने को कहता है और खुद कोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वो मैक्स को विटनेस स्टैंड पे गिरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था। तो हाँ, नेक्स्ट सीन में मैक्स कोर्ट जाने से पहले अपने लॉयर से बात करने लगता है और आज कोर्ट में मैक्स का स्टेटमेंट लिया जाना था। मैक्स विटनेस स्टैंड पर आकर लॉयर के सवालों का जवाब देने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैक्स कहता है कि उसने इतने टाइम तक ये बात छुपाई क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन आज वो बहुत दुख के साथ सबको बताना चाहता है कि लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ गलत करने वाला इंसान सैल सिंह था जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। जी हाँ दोस्तों, मैक्स कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो कभी भी ये सच किसी को बता नहीं पाया। मतलब कि यहाँ खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए मैक्स अपने खत्म हो चुके बेस्ट फ्रेंड सैल तक को नहीं बख्शा। अब रवि फिर से अपने भाई का नाम इस तरह बदनाम होते देख टूट जाता है और कोर्ट से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ पिप जेमी के लैपटॉप में हर पॉसिबल पासवर्ड का बैकवर्ड वर्जन ट्राई कर रही होती है। साथ ही जेमी की मदर से उसका ब्लैक हुडी ढूंढने को कहती है। वो पूरे घर में देखते हैं लेकिन हुडी कहीं नहीं मिलती। इससे पिप को लगता है कि शायद मैक्स सच बोल रहा था जब उसने कहा था कि उसने जेमी को उस रात देखा था। मतलब कैलामिटी पार्टी के बाद जेमी घर आया, हुडी ली और फिर दोबारा निकल गया। लेकिन क्या वो सिर्फ हुडी लेने ही घर आया था? पिप और भी पासवर्ड ट्राई करती है लेकिन कुछ काम नहीं करता। फिर वो नैट द सिल्वा का नाम बैकवर्ड लिखकर ट्राई करती है लेकिन लॉक फिर भी नहीं खुलता। आखिर में पिप जेमी के लिखे सॉन्ग सो लॉन्ग सिल्वर का टाइटल बैकवर्ड टाइप करती है एंड फाइनली लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। जेमी की ब्राउजर हिस्ट्री चेक करने में पता चलता है कि उसने कुछ अजीब सर्चेस की थी, जैसे हाउ टू गेट मनी फास्ट, देन कपड़ों से खून के दाग कैसे निकाले, एटीएम से कितने पैसे निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। और दोस्तों गायब होने से 2 दिन पहले उसने ब्रेन कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सर्च की थी। पिप को लगता है कि शायद जेमी को ब्रेन कैंसर हो, इसी वजह से वो इतनी अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन अभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता। इसके बाद पिप जेमी का फिटनेस ट्रैकर ऐप चेक करती है, लेकिन उस वॉच में सिर्फ हार्ट बीट, कैलोरीज और स्टेप काउंट का डेटा होता है। उसमें लोकेशन ट्रैकर नहीं था जो कि पिप को चाहिए था। इसलिए वो मैक्स की बताई टाइमलाइन के हिसाब से जेमी की मूवमेंट देखती है। मैक्स के मुताबिक रात 12:15 के बाद जेमी ने 1874 स्टेप्स लिए और उसके बाद चलना बंद कर दिया। इस इंफॉर्मेशन की मदद से वो जेमी के सर्च एरिया को नैरो डाउन कर सकती थी। तब कॉर्नर पिप से हार्ट बीट डेटा को भी चेक करने को कहता है और पिप जैसे ही हार्ट बीट ग्राफ देखती है, उस जगह जहां जेमी के स्टेप्स रुकते हैं वहां उसकी हार्ट बीट अचानक रुक जाती है। ये देखकर पिप के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद जेमी अब जिंदा ही ना हो। यहाँ से सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। पिप स्कूल पहुंचती है जहाँ लॉरेन उसे रॉबिन के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन पिप का रॉबिन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तब लॉरेन कहती है कि वो पिप और रॉबिन में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहती। तभी पिप के इंग्लिश टीचर उसे हेड टीचर के ऑफिस ले जाने आते हैं क्योंकि कल पिप डिटेंशन से भाग गई थी और आज उसने पूरे स्कूल को जेमी की सर्च पार्टी का ईमेल भेज दिया था जो स्कूल रूल्स के अगेंस्ट था। लेकिन पिप अचानक टीचर को लाइला मीड का नाम लेकर रोक लेती है और पूछती है कि क्या वो इस नाम की किसी लड़की को जानते हैं। टीचर पहले मना कर देता है, लेकिन पिप बताती है कि आपने इस अकाउंट की लगभग हर पोस्ट लाइक की हुई है। शायद आपको नहीं पता कि ये अकाउंट फेक है और स्कूल की एक लड़की की फोटोज यूज करके बनाई गई है। अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पता चल गया कि आप एक स्टूडेंट के अकाउंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो आपके बारे में कितनी बुरी अफवाह फैल सकती है।
इनफैक्ट आपकी जॉब भी जा सकती है। ये सुनकर टीचर बात करने के लिए मान जाते हैं। फिर टीचर को बताकर फोन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और फिर बताती है कि वो आवाज को अनोनिमस कर देगी और जरूरी डिटेल्स को ब्लेंड कर देगी। देन वो लाइला मीड के अकाउंट के बारे में पूछती है। टीचर बताता है कि दोनों एक डेटिंग ऐप पे मैच हुए थे, उन्होंने टेक्स्ट और कॉल्स पे काफी बातें की थी और फिर पूछती है कि कॉल पे आवाज कैसी थी, मतलब औरत की थी या कंफ्यूजिंग आवाज थी। टीचर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नॉर्मल फीमेल वॉइस थी, इनफैक्ट वो बीमार थी और छुट्टियों पे थी। फिर तुरंत गेस करती है कि क्या उसे ब्रेन कैंसर था। ये सुनकर टीचर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता। फिर वो आगे बताते हैं कि लाइला को उसमें काफी इंटरेस्ट था, वो अक्सर उनके 30th बर्थडे के प्लान के बारे में पूछती और उनकी जॉब के बारे में पूछती रहती थी। लेकिन एक दिन कॉल के दौरान जैसे ही टीचर ने बताया कि मैं एक्चुअली में एक टीचर हूँ, तो उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और उसके बाद कभी टीचर से कांटेक्ट नहीं किया। शायद उसे टीचर्स पसंद नहीं थे। अब दोस्तों इस पॉइंट पे पिप के सवाल खत्म हो जाते हैं। तभी रवि का कॉल आता है और रवि बताता है कि आज कोर्ट में मैक्स ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को सैल सिंह के ऊपर डाल दिया है, यानी कि रवि के भाई के ऊपर। वहाँ नेक्स्ट सीन कोर्ट का होता है जहाँ बेका और नैट की लॉयर जो विक्टिम्स की साइड रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो बताती हैं कि आज डिफेंस ने ऑफिशियली अपना केस ओपन किया था और अब बात सीधा क्लोजिंग स्पीचेस तक पहुंच चुकी है। मैक्स का लॉयर कहता है कि किसी भी तरफ से ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि लड़कियों के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन जब विक्टिम्स को खुद ही याद नहीं कि उनके साथ ये सब किसने किया, तो सिर्फ शक के बेसिस पे मैक्स को दोषी कैसे माना जा सकता है। आखिर वो भी उन्हीं लड़कियों की एज का एक लड़का है। इसके जवाब में प्रोसिक्यूशन लॉयर कहती है कि आज मैक्स हेस्टिंग्स की मदर को भी अपने बेटे के कैरेक्टर विटनेस के तौर पर स्टेटमेंट देना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, खुद को बचाने के लिए मैक्स ने अपने ही दोस्त सैल सिंह, जिसका नाम पिछले साल कंप्लीटली क्लियर हो चुका था और जो कि खुद एक कत्ल का विक्टिम था, उस पे सारा इल्जाम डाल दिया है, जो कि बहुत अनफेयर है। हाँ, जज दोनों साइड्स की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स ध्यान से सुनता है और ज्यूरी को ऑर्डर देता है कि वो सारे एविडेंस को ध्यान में रखकर अपना फैसला तैयार करे। ज्यूरी का फाइनल वर्डिक्ट कल कोर्ट में सुनाया जाएगा और वही इस केस का आखिरी फैसला होगा। दूसरी तरफ पिप ने स्कूल में मेल भेजकर काफी स्टूडेंट्स को जेमी की सर्च पार्टी के लिए इकट्ठा कर लिया था। सब लोग मैक्स की बताई लोकेशन में पहुंचते हैं और दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप को पिप लीड करती है, जबकि दूसरे ग्रुप के साथ रवि और कॉनर होते हैं। पिप अपनी सर्च टीम के साथ एक बड़े घास के मैदान में जेमी को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और आखिर में जेसन की प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो एक छोटे से फार्म जैसी जगह होती है, वहां रुक जाती है। अंदर सर्च करने के लिए जेसन की परमिशन जरूरी थी। नॉर्मली जेसन कभी पिप की हेल्प नहीं करता, लेकिन जेमी एंडी के क्लोज फ्रेंड्स में से एक था और जेसन हमेशा उसे एक अच्छा लड़का मानता था, इसलिए वो सर्च की परमिशन दे देता है। सर्च के दौरान पिप जेसन की तबीयत के बारे में भी पूछती है, क्योंकि वो काफी परेशान लग रहा होता है। पिप ने पहले उसे बार में जरूरत से ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखा था। जेसन बताता है कि इसी हफ्ते उसके कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक कैंसिल हो गए और उसे पूरा यकीन है कि इसके पीछे मैक्स का ही हाथ है। फिर भी वो पिप से कोई शिकायत नहीं करता। पिप उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार मैक्स को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी रवि का कॉल आता है। उनकी सर्च टीम को कुछ तो मिला होता है। पिप बिना वक्त गवाए तुरंत रवि के पास पहुंचती है और रवि की टीम सर्च करते करते एक पुरानी बिल्डिंग तक आ गई थी, जहां पहले कैलामिटी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन नेबर्स की लगातार पुलिस कंप्लेंट्स के बाद पार्टीज की लोकेशन बदल दी गई थी। पिप वहां पहुंचकर देखती है कि कॉनर के घर से मिसिंग हुआ वही येलो नाइफ उस बिल्डिंग के बाहर पड़ा हुआ है। यानी अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि जेमी किसी न किसी वक्त यहाँ जरूर आया था। और इसी पॉइंट पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में पिप और रवि रात के अंधेरे में चोरी छुपे उस पुरानी बिल्डिंग में वापस जाने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें येलो नाइफ मिला था। गेट पे पहुंचते ही पिप नोटिस करती है कि वहां एक नया लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, कोई तो नहीं चाहता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई और जाए, या शायद जेमी अभी भी अंदर हो। रवि पिप से पूछता है कि वो येलो नाइफ का क्या करे और पिप बताती है कि येलो नाइफ अभी भी उसके पास ही है। प्लास्टिक बैग होता है ना एविडेंस वाला, उसके अंदर रखा है उसके बैग में, क्योंकि वो उसे पुलिस को चेन ऑफ कस्टडी के साथ देना चाहती थी। लेकिन रवि उसे समझाता है कि तुम नाइफ को क्राइम सीन से हटा चुकी हो, इसीलिए अब उसे प्रॉपर एविडेंस के तौर पर सबमिट नहीं किया जा सकता। तभी कॉर्नर भी इनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। रवि उससे बात करने लगता है और इसी बीच पिप चुपके से नाइफ बैग से निकालकर अपनी जैकेट में रख लेती है। तीनों लॉक को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, लेकिन पहले रूम में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, बस कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स के एम्प्टी पैकेट्स पड़े होते हैं। तभी पिप की नजर एक छोटे प्लास्टिक पाउच पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि या तो यहाँ ड्रग्स लिए जाते थे या फिर ये जगह ड्रग्स हैंड ओवर करने के लिए यूज होती थी। ये देखकर कॉर्नर और भी घबरा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ ड्रग्स का काम होता था तो जेमी के साथ यहाँ क्या हुआ होगा। पिप उसे शांत करते हुए फोकस करने को कहती है। कुछ देर बाद पिप को एक छोटा सा एंट्रेंस दिखता है, जहाँ से दूसरे रूम में जाने के लिए क्रॉल करके जाना पड़ता। पिप और रवि क्रॉल करके अंदर पहुंचते हैं, लेकिन कॉर्नर उनके पीछे क्रॉल नहीं करता, बल्कि साइड वाले बड़े डोर से दूसरे रूम में आ जाता है। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। पिप तुरंत अपनी जैकेट से नाइफ निकालकर रेडी हो जाती है और रवि धीरे से याद दिलाता है कि उस नाइफ पर अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो अब तो वो बिल्कुल भी एविडेंस नहीं होगा। इनफैक्ट एविडेंस ऐसे सबमिट करना भी मत। लेकिन पिप का मानना था कि अगर जेमी ये नाइफ लेकर यहाँ आया था तो मतलब यहाँ किसी से उसे सच में खतरा था। कुछ ही पल बाद आवाज बिल्कुल पास वाले रूम से आने लगती है और ये तीनों छुप जाते हैं और उन्हें सिर्फ 2 लोगों के पैर दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि इस बार पैसे कम नहीं होने चाहिए,
हावी। पहले ही एक लड़का मुझसे $900 लेकर गायब हो चुका है। ये सुनते ही पिप के दिमाग में क्लिक होता है कि जेमी ने भी लाइला के लिए बुके के साथ एग्जैक्टली $900 ही छोड़े थे। पिप उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई थी, राइट? तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, पिप उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जाते जाते वो हावी को भी देख लेती है और हावी अब तक पिप से इतना परेशान हो चुका था कि हर बार किसी न किसी तरह उसी के सामने आ जाता था। पिप, रवि और कॉनर रात के अंधेरे में उस कार का पीछा करने लगते हैं। पिप बहुत स्पीड में कार चला रही होती है और रवि बार बार उसे धीरे चलने को कहता है क्योंकि ये तीनों के लिए डेंजरस हो सकता था। इतना पीछा करने के बाद भी पिप उस कार की नंबर प्लेट नहीं देख पाती। ऊपर से एकदम ब्रेक लगने पर कॉनर का सर टकरा जाता है और उसका सर काइंड ऑफ चोटिल होता है। रवि पिप पे गुस्सा करने लगता है कि उसने सबकी जान खतरे में डाली है। कॉनर बताता है कि उस कार का मॉडल व्हाइट BMW था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टाउन में आधे से ज्यादा लोगों के पास व्हाइट BMW थी, इसलिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से किसी तक पहुंचना मुश्किल था। तभी पिप कहती है कि हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास व्हाइट BMW है, एंड दैट इज नैट का बॉयफ्रेंड। रवि अभी पिप की लापरवाही से नाराज होता है, लेकिन कॉनर बीच में बोल पड़ता है कि इसमें पिप की गलती नहीं है, जेमी की है। वही शायद लोगों से मिल रहा था, चोरी कर रहा था और शायद अब हमें जेमी कभी ना मिले। इतना कहकर कॉनर कार से उतरता है और अकेले घर की तरफ चल देता है। ना पिप रवि से कहता है कि हमें कॉनर को रोकना चाहिए क्योंकि अभी हमें नैट के बॉयफ्रेंड से बात करनी है, लेकिन रवि इस बार पिप को रोक देता है, सेइंग सबसे पहले तुम खुद के लिए एक ब्रेक लो। जो भी हो, नेक्स्ट डे पिप सीधा नैट के घर पहुंचती है। नैट उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पे नहीं है, लेकिन पिप की नजर बाहर खड़ी उसी के कार पे पड़ती है। ऐसे में पिप सीधा कहती है कि देखो, जेमी को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है और तुम जानती हो कि जेमी तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, तो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे शक है। लास्ट टाइम भी जब मैंने फ्राइडे नाइट का जिक्र किया था तो उसका बिहेवियर अजीब हो गया था। उसने झूठ बोला कि वो घर पे था और तुमने भी ये नोटिस किया था। तो सच्चाई क्या है नैट? क्या तुम उसे डरती हो? इतना सुनते ही नैट का सब्र टूट जाता है और गुस्से में वो पिप पर चिल्लाती है कि पिप दूसरों की जिंदगी को बस एक इन्वेस्टिगेशन या एंटरटेनमेंट की तरह देखती है और उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। तभी रवि का कॉल आता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज्यूरी का फैसला आ गया है। पहले वर्डिक्ट आफ्टरनून में आना था, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन जल्दी सुना दिया और फैसला मैक्स के फेवर में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने मैक्स को किसी भी चार्ज में गिल्टी नहीं माना। ये सुनते ही पिप को पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और तुरंत वापस नैट के पास जाकर वर्डिक्ट बताती है। अब नैट जब ये सुनती है तो वो भी पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ बेका भी जेल में बुरी तरह से बिखर चुकी होती है। तो यहाँ से सीन स्कूल पे शिफ्ट होता है और उसी दिन किसी ने पिप के लॉकर पे लिख दिया था कि तुम्हें कौन ढूंढेगा जब तुम मिसिंग हो जाओगी। कॉरिडोर में उसकी मुलाकात लॉरेन और रॉबिन से होती है और पिप पूछती है कि वो दोनों कल सर्च पार्टी में क्यों नहीं आए। लॉरेन अभी भी पिप से नाराज होती है क्योंकि पिप ने उसे इग्नोर किया था, लेकिन रॉबिन उल्टा पिप पे ही इल्जाम लगाता है और कहता है कि शायद ये मैसेज भी पिप ने खुद ही लिखा होगा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, मतलब जो उसके लॉकर पे लिखा है। और शायद आज के कोर्ट वर्डिक्ट के बाद पिप को समझ आ जाएगा कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। रॉबिन की ये बात पिप को इतनी बुरी लगती है कि वो गुस्से में उसकी नेक पे हमला कर देती है। इसी वजह से स्कूल पिप को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। नाउ सस्पेंशन की खबर सुनकर पिप के फादर काफी परेशान होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिप का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पिप के अंदर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। उसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। उसकी मदर समझाती हैं कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना सीखना होगा, लेकिन ये बात पिप को और भड़का देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि आज एक क्रिमिनल आजाद घूम रहा है, जेमी मिसिंग है और किसी को ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं, और ये सब उसकी वजह से हुआ है। पिप अपने फादर पे भी गुस्सा निकालती है क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि सच जीतता है, लेकिन आज सच हार गया। गुस्से में वो अपने रूम का सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। अब कुछ देर बाद रवि उससे मिलने आता है, लेकिन वो पिप का गुस्सा शांत नहीं कर पाता। पिप उसे भी वहां से चले जाने को कह देती है और जाने से पहले रवि सिर्फ इतना कहता है कि हर गलती खुद पे लेना बंद करो और अपने दोस्तों को खुद से दूर मत करो। फिर वो धीरे से आई लव यू बोलकर वहां से चला जाता है। नाउ रवि के जाते ही कॉनर के लगातार कॉल्स आने लगते हैं। पिप कॉल उठाती है तो कॉनर सिर्फ इतना कहता है कि न्यूज चेक करो। पिप न्यूज खोलती है जहां बताया जा रहा होता है कि पुलिस को एक यंग व्हाइट मेल की बॉडी मिली है जिसकी एज लगभग 20 से 25 साल के बीच है। अभी तक उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुई थी। कॉनर बताता है कि उसकी मॉम बॉडी आइडेंटिफाई करने पुलिस स्टेशन जा रही है। कॉनर टूट चुका होता है और वो खुद को ब्लेम करता है क्योंकि कल रात उसने ही कहा था कि शायद अब वो जेमी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। पिप उसे समझाती है, लेकिन आखिर में वो खुद ही कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। कॉनर बिना कुछ बोले कॉल काट देता है। नाउ पिप की हालत और खराब हो चुकी थी। रूम में लगे जेमी के मिसिंग पोस्टर्स देखकर उसका दम घुटने लगा था। वो खिड़की से बाहर निकलकर बिना सोचे समझे चल पड़ती है। तभी उसके नेबर मिस्टर ग्रीन उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ही देर में तेज बारिश आने वाली है और पिप को घर के अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स पिप मना कर देती है। और मिस्टर चार्ली ग्रीन उसकी हालत देखकर उसे अपने लॉन में बैठने के लिए बुलाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद पिप टूट जाती है। वो बताती है कि पुलिस को एक बॉडी मिली है और शायद वो जेमी की हो। ऐसे मिस्टर ग्रीन पिप को समझाते हैं कि हर गलती खुद पे लेना ठीक नहीं है। पिप वही करी जो उसको सही लगा। मिस्टर ग्रीन ये भी कहते हैं कि भले आज कोर्ट में मैक्स के फेवर में जजमेंट आई है, लेकिन ये मत भूलो कि जस्टिस होती है, बस हर बार सही वक्त पे जस्टिस होगा और कई बार हमें जस्टिस दिलानी पड़ती है।
बेसिकली मिस्टर ग्रीन पॉइंट आउट कर रहे थे कि पिप अब भी शायद उसे रोक सकती है, और ये बात कहीं ना कहीं पिप के दिमाग में क्लिक भी करती है, जहां वो मिस्टर ग्रीन को थैंक यू बोलकर वहां से निकल लेती है। तो यहाँ से सीन मैक्स के घर पे शिफ्ट होता है, जहां कोर्ट वर्डिक्ट सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पार्टी रखी गई होती है। बट एज वी एक्सपेक्ट मैक्स की मदर साफ मना कर देती है कि वो नहीं जाएंगी। पहली बार मैक्स अपनी मदर से डरते हुए नहीं बल्कि डराता हुआ नजर आता है। मैक्स यहाँ अपनी ही मदर को डरा कर सेलिब्रेट करने के लिए मना लेता है, और डिनर पार्टी में बाकी फैमिली भी होती है। इनफैक्ट रॉबिन लॉरेन को भी अपने साथ लाया होता है, क्योंकि दोनों अब सीरियसली डेट कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान भी मैक्स की मदर का बिहेवियर अजीब लग रहा था, और लॉरेन भी ये नोटिस करती है। मैक्स सेलिब्रेशंस की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। दूसरी तरफ पिप वो फोटोज देखती है और बिना एक सेकंड सोचे अपने पॉडकास्ट पे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देती है, जिसमें मैक्स खुद एडमिट करता है कि वो बेगा के साथ सोया था। ऑडियो का टाइटल होता है आई डोंट केयर व्हाट द ज्यूरी डिसाइडेड, आई नो मैक्स इज रॉन्ग। पॉडकास्ट पब्लिश करने के बाद पिप एक बकेट में लाल पेंट लेकर सीधा मैक्स के घर पहुंचती है और उसके मेन डोर पे बड़े लेटर्स में लिख देती है कि वो गलत करता है। एंड देन वो ये भी लिखती है कि आई विल गेट यू। यहाँ पिप का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट सीन दिखाया जाता है, एज इफ वो अब डरी नहीं है बल्कि जस्टिस खुद करने निकल पड़ी है। कुछ ही देर बाद मैक्स और उसकी फैमिली डिनर से वापस लौटते हैं और दरवाजे पे ये सब लिखा देख एकदम सन रह जाते हैं। मैक्स के फादर तुरंत पुलिस को कॉल करने लगते हैं, जबकि उसकी मदर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दिख रही होती है। रॉबिन उसी वक्त मैक्स को पिप के पॉडकास्ट की ऑडियो सुना देता है, और रिकॉर्डिंग सुनते ही मैक्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं पिप की बात की जाए तो वो वहां से निकलते ही रवि को लेक वाली साइड पे मिलने बुलाती है। इस बार वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि रवि से माफी मांगने आई होती है। पिप उससे सिंसियरली सॉरी बोलती है और एडमिट करती है कि शायद पॉडकास्ट जस्टिस के लिए नहीं था, उसमें उसके अपने इमोशंस भी थे। वो कहती है कि हाँ, शायद पॉडकास्ट मेरे लिए भी था, ताकि मैं जो फील करती हूँ वो दुनिया सुन सके। इनफैक्ट पिप कहती भी है कि वो सब की गलती का ब्लेम अपने सर पे लेने से थक चुकी है। तो हाँ, अगर इतना सब होने के बाद रवि उसे पसंद करता है तो वो भी रवि के साथ रहना चाहती है। अब इस बात पे रवि हल्का सा मुस्कुराकर बताता है कि मेमोरियल वाली स्पीच में उसने इनडायरेक्टली पिप से अपना प्यार ही कन्फेस किया था। हाँ दोस्तों, यहाँ पिप भी उसे बिना हिचकिचाए आई लव यू कह देती है, और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग कॉनर का कॉल आता है, जो कि बताता है कि पुलिस को जो बॉडी मिली थी वो एक्चुअली जेमी की नहीं थी। तो हाँ, जेमी अभी भी मिसिंग है, जिसे शायद ढूंढा जा सकता है। ये सुनते ही पिप और रवि सीधा नैट के बॉयफ्रेंड लूक से मिलने जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने नैट के बॉयफ्रेंड का नाम पिछली वीडियो में शायद गलत बोल दिया था, रियल नाम ये है। तो घर पे उन्हें नैट मिलती है, जो अपना सामान लेकर वापस अपने भाई डैन के घर शिफ्ट हो रही होती है। नैट बताती है कि डैन से उसे पता चला है कि किसी ने मैक्स का घर वैंडलिज्म किया है। कोई विटनेस नहीं था, इसलिए पुलिस को नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन नैट को पूरा यकीन होता है कि ये पिप का काम था। और नैट इस बात से नाराज नहीं बल्कि अंदर अंदर खुश दिख रही होती है। फिर नैट एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि मेमोरियल वाली फ्राइडे नाइट उसका बॉयफ्रेंड घर पर नहीं था। आज जब उसने उसका फोन चेक किया तो उसमें लाइला मीड नाम की एक लड़की के साथ चैट्स मिली, और वो उसी फ्राइडे नाइट लाइला से मिलने गया था। ये इन्फॉर्मेशन देकर नैट डैन के घर के लिए निकल जाती है। अब पिप और रवि सीधा नैट के बॉयफ्रेंड लूक के पास पहुंचते हैं। लूक इनके सवालों का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, तो पिप उसके सामने $900 का ऑफर रखती है। पैसा देखकर लूक मान जाता है। पिप सीधा पूछती है कि तुमने जेमी को $900 क्यों दिए। लूक कहता है कि उसने कभी रीजन नहीं पूछा। देन पिप पूछती है कि लाइला मीड के बारे में तुम क्या जानते हो, वो कौन है, तुम उससे मिलने गए थे या नहीं। ये सुनते ही लूक हंसने लगता है। फिर वो एक ऐसी बात बताता है जो पिप को पूरी तरह हिला देती है, एंड दैट इज कि लाइला मीड और कोई नहीं बल्कि जेमी खुद था। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के पिप एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाती, क्योंकि अगर लाइला जेमी ही था तो वो खुद से फेक अकाउंट बनाकर चैट्स क्यों कर रहा था। लूक बताता है कि जेमी ने उससे सिर्फ एक ही बात कही थी, फिर अचानक वहां से भागने लगा। लूक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जेमी उसके हाथ से निकल गया। भागते वक्त जेमी सिर्फ इतना बोला कि चाइल्ड ब्राउन सिक। पिप तुरंत रियलाइज करती है कि जब जेमी लूक से भाग रहा था तभी मैक्स ने भी उसे रोड पे भागते हुए देखा होगा। फिर पिप अचानक लूक से उसकी एज पूछती है, और लूक बताता है कि वो 29 ईयर्स का है। इसके बाद लूक उन दोनों को घर से निकाल देता है। सो बाहर आते ही पिप जेमी के क्रिप्टिक मैसेज के बारे में सोचने लगती है। वो तुरंत गूगल पे सर्च करती है, और तब उसे एहसास होता है कि लूक ने जेमी की बात गलत सुनी थी। जेमी ने चाइल्ड ब्राउन सिक नहीं बल्कि चाइल्ड ब्रुंसविक कहा था। और यहीं से स्टोरी एक नए और डेंजरस ट्विस्ट में एंटर करती है। देखो, चाइल्ड ब्रुंसविक एक नोटोरियस सीरियल किलर स्कॉट ब्रुंसविक का बेटा था। साल 2005 और 2006 के बीच स्कॉट ने सिर्फ 13 महीनों में 6 बच्चों को बेहद खौफनाक तरीके से निपटाया था। उन बच्चों का ट्रस्ट जीतने के लिए वो अपने ही 10 साल के बेटे चाइल्ड ब्रुंसविक का इस्तेमाल करता था, क्योंकि बच्चे आसानी से अपने ही एज के किसी बच्चे पे भरोसा कर लेते हैं। साल 2008 में स्कॉट पे ट्रायल चला और उसके खिलाफ सबसे क्रूशियल टेस्टिमनी उसके खुद बेटे ने दी। इसी वजह से मीडिया ने उस बच्चे को चाइल्ड ब्रुंसविक का नाम दे दिया।
स्कॉट को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जेल जाने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद किसी ने उसे गोली मारकर खत्म किया। उस वक्त चाइल्ड ब्रुंसविक सिर्फ 13 साल का था। बाद में चाइल्ड ब्रुंसविक को जुवेनाइल कोर्ट की कस्टडी में 5 साल तक रखा गया और जैसे ही वो 18 साल का हुआ, पैरोल बोर्ड ने उसे रिलीज कर दिया। उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी दे दी गई और मीडिया को उसकी असली पहचान या नए नाम के बारे में कुछ भी पब्लिश करने से रोक दिया गया, क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी कभी भी बाहर आ जाती तो शायद वो जिंदगी भर कभी सेफ नहीं रह पाता। तो हाँ, पिप और रवि स्कॉट ब्रुंसविक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इनफैक्ट उसके बेटे चाइल्ड ब्रुंसविक की करंट एज कैलकुलेट करते हैं। दोनों का एस्टिमेट होता है कि आज उसकी एज लगभग 29 इयर्स होनी चाहिए। और दोस्तों, यहीं से पिप के दिमाग में एक नई थियरी बनती है। उसके हिसाब से लाइला मीड असल में चाइल्ड ब्रुंसविक को ढूंढ रही है, इसीलिए उसने सिर्फ उन्हीं लोगों से कांटेक्ट किया जिन्होंने अपनी एज 29 बताई थी, जैसे पिप के स्कूल टीचर, मैट का बॉयफ्रेंड लूक, देन जेमी जिसने डेटिंग ऐप पर अपनी एज झूठ में 29 लिखी थी, एंड डैन। लेकिन जैसे ही लाइला को जेमी की असली एज का पता चला, शायद उसने किसी तरह जेमी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तभी जेमी अचानक इतना अजीब बिहेव करने लगा था। देन वो चाइल्ड ब्रुंसविक की तलाश में लग गया होगा और शायद यही वजह है दोस्तों कि लाइला ने उससे $900 भी मंगवाए, लेकिन वो पैसे लेने कभी आई ही नहीं। पिप को लगता है कि शायद लाइला को पैसे चाहिए ही नहीं थे, वो सिर्फ जेमी की लिमिट और लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, लाइला शायद चाइल्ड ब्रुंसविक को खत्म करना चाहती है। तब तक कॉनर भी पिप के घर आ चुका होता है और तीनों मिलकर थियरी को और आगे बढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइला को बाद में समझ आ गया होगा कि स्कूल टीचर और पुलिस ऑफिसर डैन दोनों में से कोई भी चाइल्ड ब्रुंसविक नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सीरियस क्रिमिनल पास्ट के बाद कोई इंसान इन प्रोफेशंस में नहीं आ सकता। अब सस्पेक्ट्स में सिर्फ लूक और एक अननोन आदमी बचते हैं। जब जेमी लूक से मिला तब उसे कंफर्म हो गया कि लूक भी चाइल्ड ब्रुंसविक नहीं है। इसके बाद लाइला ने उस अननोन इंसान को भी उसी पुरानी बिल्डिंग में बुलाया जहां से उन्हें येलो नाइफ मिला था और जेमी भी उसी से मिलने वहां गया था। मतलब जिस इंसान से जेमी उस बिल्डिंग में मिला वही असली चाइल्ड ब्रुंसविक है। इस थियरी के बाद तीनों इंटरनेट पे चाइल्ड ब्रुंसविक से जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन के बाद मीडिया को उसके बारे में कुछ भी पब्लिश करने से मना किया गया था। इसलिए वो पुराने आर्टिकल्स के कमेंट्स, फोरम्स और आर्काइव डिस्कशंस खंगालते रहते हैं और काफी देर बाद उन्हें एक कमेंट मिलता है। ये कमेंट कुछ ऐसा था: मेरा कजिन किंग्स ग्रोव प्रिजन में प्रिजनर था। वहाँ लिटिल किल्टन का एक क्रिमिनल आया था और उसने बताया कि वो चाइल्ड ब्रुंसविक को जानता है। पहले दोनों दोस्त थे, लेकिन अब वो उसकी असली आइडेंटिटी छुपाने के बदले उससे पैसे लेता है। अब दोस्तों, इस कमेंट के नीचे एक रिप्लाई होता है जिसमें लिखा था रियली विद अ स्माइली। ये स्माइली देखते ही पिप के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। लाइला मीड भी अपने मैसेजेस के एंड में बिल्कुल इसी तरह एक स्माइली यूज करती थी। मतलब ये रिप्लाई लाइला मीड ने ही किया था। अब अगले ही पल पिप को एक और कनेक्शन याद आता है। किंग्स ग्रोव प्रिजन वही जेल था जहां हावी को भेजा गया था, और जब वो जेमी की तलाश में हावी से मिलने गए थे तब पिप ने वहां स्टैनली को जाते हुए देखा था। स्टैनली वही गोल्फ का सिक्योरिटी गार्ड और वही आदमी जिससे वो ग्रेवयार्ड में भी मिली थी। तो हाँ, सारे पीसेज एक साथ फिट होने लगते हैं और पिप की आंखों में शॉक साफ दिखने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि असल चाइल्ड ब्रुंसविक कौन है। और इसी पॉइंट पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में पिप, रवि और कॉनर स्टैनली के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी सब इकट्ठा करते हैं। तीनों कंक्लूड करते हैं कि स्टैनली की एज लगभग 29 साल के आसपास है। गोल्फ क्लब में भी उन्होंने नोटिस किया था कि उसके बॉस उसे बार बार नाम लेकर बुला रहा था, लेकिन स्टैनली हर बार रिस्पॉन्स देने में डिले कर रहा था, जैसे उसे अपने ही नाम सुनने की आदत ना हो। शायद स्टैनली उसका असली नाम था ही नहीं। मेमोरियल वाली रात सीसीटीवी फुटेज मैनिपुलेट करने में भी उसने मैक्स की हेल्प की थी, क्योंकि अगर असली फुटेज बाहर आ जाती तो उसका खुद का वहां होना भी सामने आ जाता। तीनों डिसाइड करते हैं कि स्टैनली को पुरानी बिल्डिंग में बुलाकर उसका ध्यान वहीं उलझाया जाएगा, जबकि उसी वक्त उसके घर की तलाशी ली जाएगी। प्लान के मुताबिक रवि और कॉनर स्टैनली के घर जाएंगे और पिप पुरानी बिल्डिंग पहुंचकर उसका सामना करेगी। रवि नहीं चाहता था कि पिप अकेली जाए, इसलिए पिप कारा को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। ड्रग्स वाली बात के बाद से पिप और कारा के बीच कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के बीच काफी ऑकवर्ड साइलेंस था। जो भी हो, पिप कारा को पिक करती है और दोनों पुरानी बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रवि और कॉनर स्टैनली के घर के बाहर पहुंचकर लाइला मीड बनकर उसे मैसेज भेजते हैं। जैसे ही स्टैनली घर से निकलता है, रवि और कॉनर अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये चारों लगातार कॉल पे कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को हर अपडेट देते रहते हैं। फ्रंट डोर लॉक होता है, इसलिए कॉनर बैक डोर ट्राई करता है जो कि लॉक था, और ऐसे में रवि ग्लास विंडो को तोड़कर डोर को अनलॉक करता है। दोनों चुपके से घर के अंदर घुसकर सर्च शुरू करते हैं। उसी वक्त पे बताती है कि स्टैनली पुरानी बिल्डिंग पहुंच चुका है और अंदर जा रहा है, लेकिन एंट्रेंस पे ही रुककर वापस अपनी कार की तरफ मुड़ गया था। उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं होता, इसलिए पिप कारा को कार में छोड़कर खुद स्टैनली के सामने आ जाती है। स्टैनली उसे देखते ही पूछता है कि क्या तुम ही लाइला मीड हो, और पिप सीधा जवाब देती है कि मैसेज मैंने किया है, लेकिन मैं लाइला मीड नहीं हूँ, हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और स्टैनली पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए? पिप बिना वक्त गवाए सिर्फ एक सवाल करती है, जेमी कहाँ है? स्टैनली धीरे से बताता है कि जेमी ने उस पर जानलेवा हमला किया था, इसलिए उसे खुद को बचाने के लिए जेमी को रोकना पड़ा। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जेमी येलो नाइफ लेकर स्टैनली पे अटैक करता है। स्टैनली सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फाइट बैक करता है और धक्का लगने से जेमी जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है।
नाउ क्वेश्चन इज कि क्या जेमी उस दिन खत्म हो गया? वेल, ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि स्टैनली कहता है कि जेमी जिंदा है, बस मेरे घर में है। इसी वक्त कॉनर को स्टैनली के घर के बाथरूम में चेन लॉक के पीछे बंद जेमी मिल जाता है। रवि कॉल पे तुरंत कारा को बताता है कि जेमी मिल गया, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जेमी खुद कॉनर से कहता है कि मुझे अभी बाहर मत निकालो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। सीन वापस पिप और स्टैनली पे शिफ्ट होता है। स्टैनली बताता है कि जेमी के बेहोश होने के बाद वो उसे अपने घर ले आया था, क्योंकि अगर लायला मीड को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चल गया होता तो पुलिस उसे तुरंत किसी और टाउन में विटनेस प्रोटेक्शन के अंदर शिफ्ट कर देती। स्टैनली कहता है कि उसने जेमी का पूरा ख्याल रखा है, दोनों ने काफी बातें भी की हैं और जेमी ने अपनी माँ, अपने भाई कॉनर और नैट के बारे में भी सब कुछ बताया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। जेमी का ही आइडिया था कि जब तक लायला मीड नहीं मिल जाती तब तक स्टैनली उसे बाहर ना निकाले। इसी वजह से स्टैनली हर हाल में लायला मीड को ढूंढना चाहता था। पिप को तब समझ आता है कि इसीलिए स्टैनली ग्रेवयार्ड गया था, ये देखने के लिए कि लायला बुकी के पास रखे पैसे लेने आती है या नहीं। स्टैनली ईमानदारी से कहता है कि वो ये टाउन छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। पहली बार उसकी लाइफ नॉर्मल लग रही है, यहाँ उसके दोस्त हैं और वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है। ये सब सुन के पिप उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि बचपन में जो कुछ हुआ वो तुम्हारे फादर की डर की वजह से हुआ था। तुम सिर्फ 10 साल के थे। हाँ, तुम उनके जैसे नहीं हो, तुमने जेमी को भी कुछ नहीं किया, तो तुम यहीं रह सकते हो। उसी वक्त कॉनर बाथरूम की चेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि कॉल पे कारा से पिप के बारे में पूछता है और कारा भी पिप की तरफ जाने के लिए बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके सामने कोई आ खड़ा होता है। उसे देखते ही कारा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में कारा पिप और स्टैनली के पास पहुंचती है, लेकिन उसके पीछे कोई गन ताने खड़ा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि पिप का नेबर मिस्टर चार्ली ग्रीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिप उन्हें देखते ही हैरान रह जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। चार्ली बिना जवाब दिए स्टैनली से उसका फोन मांगता है और तुरंत जमीन पे पटक के तोड़ देता है। इसी पल पिप के दिमाग में सब कुछ एक साथ क्लिक होता है। रियल लायला मीड और कोई नहीं बल्कि यही चार्ली ग्रीन है। और चार्ली के घर में जिस छोटी लड़की की फोटो पिप ने देखी थी वो उसकी भतीजी नहीं बल्कि स्कॉट ब्रुंसविक की लास्ट विक्टिम एमिली नॉवेल थी। अब चार्ली यहाँ सच बताता है कि लायला मीड एक्चुअली में सिर्फ एक इंसान नहीं, रादर वो और उसकी वाइफ दोनों थे। कॉल्स पे उसकी वाइफ बात करती थी, तभी तो दोस्तों कॉल पे लड़की की आवाज सुनाई देती थी। वो आगे कहता है कि उन्हें असली चाइल्ड ब्रुंसविक को ढूंढने के लिए पिप की जरूरत थी, इसलिए वो शुरू से पिप पर नजर रखे हुए थे, इसलिए जेमी की रिकॉर्डिंग भी उन्होंने ही पिप तक पहुंचाई थी। चार्ली गुस्से से स्टैनली की तरफ देखते हुए कहता है कि इसने तुम्हें अपनी मासूम बातों में फंसा लिया होगा, मैं बताता हूँ ये असल में कौन है। फिर वो अपनी असली कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं और मेरी जुड़वा बहन सिर्फ 8 साल के थे तो एक बड़ा लड़का हमारे पास आया और हाइड एंड सीक खेलने का ऑफर दिया। उसने पहले मुझे काउंटिंग के लिए भेज दिया और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी बहन और वो लड़का दोनों गायब थे। 3 हफ्ते तक सबने उन्हें ढूंढा और फिर मेरी बहन की बॉडी मिली। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज सोची, एक दिन तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये सब सुन के पिप पूछती है कि ठीक है, तुम्हारा बदला लेने का मकसद था तो लेकिन तुमने जेमी को इस सब में क्यों घसीटा? चार्ली बताता है कि जेमी लायला मीड से प्यार करने लगा था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए पहले उसका टेस्ट लिया गया, ब्रेसलेट चुराने को कहा गया, पैसा अरेंज करने को कहा गया। लेकिन जेमी के गायब होते ही सिर्फ 2 सस्पेक्ट्स बचे, लूक और स्टैनली। इन दोनों में से ही कोई चाइल्ड ब्रुंसविक हो सकता था और असली इंसान तक पहुंचने के लिए उन्हें पिप की जरूरत थी ताकि कोई निर्दोष ना खत्म हो जाए। वहां चार्ली ये सब बता ही रहा होता है कि तभी पिप चुपके से इमरजेंसी नंबर डायल कर देती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है पिप फोन दूर फेंक देती है और कारा और स्टैनली के रूम से बाहर निकलने लगती है। कारा बाहर निकल जाती है लेकिन स्टैनली निकल नहीं पाता। पिप तुरंत बाहर से डोर लॉक कर देती है और कारा को हेल्प लाने के लिए भेज देती है। फिर पिप उस छोटे एंट्रेंस की तरफ भागती है और स्टैनली को क्रॉल करके बाहर आने के लिए कहती है। स्टैनली जैसे ही उस तरफ बढ़ता है चार्ली दोबारा उस पर गन तान देता है। पिप को वहीं पहले गिरा हुआ येलो नाइफ दिखता है और वो नाइफ उठाकर स्टैनली के सामने खड़ी हो जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पे चार्ली धीरे से कहता है कि याद है मैंने तुमसे कहा था कभी कभी जस्टिस हमें खुद ही देनी पड़ती है। पिप बिना हिले स्टैनली के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है और चार्ली उसे हटने को कहता है। स्टैनली खुद पिप को अपने आगे से हटा देता है और धीरे से कहता है इट्स ओके पिप। पिप फिर भी चार्ली को रोकने की कोशिश करती है लेकिन चार्ली ट्रिगर दबा देता है। एक के बाद एक सारी गोलियां स्टैनली के सीने में उतर जाती है और चार्ली वहां से भाग निकलता है। पिप तुरंत स्टैनली के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और वो उसका खून रोकने की कोशिश करती है, उसे होश में रहने की बात कहती है, लेकिन स्टैनली हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि मेरे साथ एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था। फिर वो अपना असली नाम बताता है जो कि था जैक ब्रुंसविक। चाइल्ड ब्रुंसविक तो लोग उसे कहने लग गए थे। फिर वो कई आइडेंटिटीज लिया था, लाइक डेविड नाइट बना और आखिर में स्टैनली फोर्ब्स बना था, बट आज वो नहीं बचेगा। उसे स्टैनली नाम सबसे ज्यादा पसंद था क्योंकि ये सबसे नॉर्मल नाम था। इसी बीच पिप नोटिस करती है कि चार्ली बिल्डिंग के आसपास आग लगा चुका है। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घुलने लगती है और पिप पूरी ताकत लगाकर स्टैनली को घसीटते हुए बाहर लाती है। साथ ही उसकी सांसें बचाने के लिए चेस्ट कंप्रेशंस और प्रेशर देना शुरू कर देती है। सबसे पहले डैन वहां पहुंचता है। पिप घबराहट में उसे तुरंत चार्ली ग्रीन के पीछे जाने और उसे पकड़ने के लिए कहती है। कुछ ही देर में पैरामेडिक्स और फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं और पैरामेडिक्स स्टैनली को चेक करते हैं और उसे डेड डिक्लेयर करते हैं, मतलब वो नहीं बचा। पिप बार बार उनसे स्टैनली को बचाने की भीख मांगती रहती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होना था। अभी रवि भागते हुए
वहां पहुंचता है और पिप को संभालता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पिप को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पिप को अब भी सिर्फ गन शॉट्स की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पुलिस उसे नए कपड़े देती है और उसके खून से लगे कपड़े एविडेंस के तौर पे अपने पास रख लेती है। पिप के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं ताकि उसे केस में सस्पेक्ट की पोजीशन से ऑफिशियली एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन दोस्तों पिप किसी की बात सुन नहीं पा रही होती, वो बस एक ही जगह खामोशी से देखते हुए बैठी रहती है। पुलिस बताती है कि जब तक वो ग्रीन्स के घर पहुंची, चार्ली और उसकी वाइफ दोनों वहां से भाग चुके थे। कुछ देर बाद पिप की मम्मी पापा उसे लेने आते हैं और जेमी भी अपनी फैमिली के साथ वहीं होता है। वो पिप से स्टैनली के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता होता कि स्टैनली खत्म हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स ये सीन काफी दुखद था। अब यहाँ से सीन 2 हफ्ते बाद शिफ्ट होती है जहाँ स्टैनली का फ्यूनरल रखा गया होता है। पिप और रवि फ्यूनरल के लिए जा रहे होते हैं जब रास्ते में मैक्स अपने दोस्तों के साथ बैठा दिखता है और उसके फ्रेंड स्टैनली के बारे में बुरी बातें कर रहे थे। रवि पिप को ग्रेवयार्ड ले जाता है जहाँ सब लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। स्टैनली की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए पिप के फ्रेंड्स और उसकी फैमिली उसके फ्यूनरल में शामिल होते हैं। जेमी भी पिप के पास आता है और बताता है कि उसने लायला की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने नैट को हर्ट करने की धमकी दी थी। जेमी ये भी एडमिट करता है कि अब वो नैट को अपने दिल की बात बता देगा। फ्यूनरल की फाइनल राइट शुरू होती है और पिप स्पीच देने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर पास की एक वॉल पे पड़ती है जहाँ किसी ने रेड पेंट से लिख दिया होता है, चाइल्ड किलर बर्न इन हेल चाइल्ड ब्रुंसविक। ये देखते हैं पिप का पैनिक वापस ट्रिगर हो जाता है। वो घबराकर उस पेंट को मिटाने लगती है और बार बार कहती है कि स्टैनली का पीछा करना बंद करो। पिप के फादर उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाकर धीरे धीरे शांत करते हैं। अब यहाँ से सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होती है जहाँ कॉनर के घर बर्थडे पार्टी चल रही होती है और हम देखते हैं कि जेमी और नैट ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कारा पिप के पास आती है और उससे बात करती है। पिप अब भी पहले जैसे नॉर्मल नहीं लग रही थी और पिप उसे कैलामिटी पार्टी वाली बात याद दिलाती है जब कारा ने उस पर सब ब्लेम कर दिया था। वो बात अभी पिप को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कारा उसे समझाती है कि उस वक्त कारा के लिए पिप पे ही ब्लेम डालना सबसे आसान काम था, जो कि वो करी। लेकिन स्टैनली की कहानी सुनने के बाद उसे समझ आ गया है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ स्टैनली के फादर जिम्मेदार थे, पिप नहीं। और वैसे ही चार्ली से उस दिन पिप ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए कारा के दिल में पिप के लिए अब कोई गुस्सा नहीं था। तभी पास रखा कुछ तो एक सामान जोर से गिरता है। आवाज सुनते ही पिप को फिर से गन शॉट्स और स्टैनली के लास्ट मोमेंट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। रवि और कारा मिलकर उसे संभालते हैं ना। पार्टी खत्म होने के बाद पिप घर लौटती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो सेफ है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने रूम की खुली हुई विंडो पे पड़ती है। वो धीरे से लैपटॉप की तरफ बढ़ती है और स्क्रीन देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी ने उसके लैपटॉप पे एक ही सेंटेंस बार बार टाइप कर रखा होता है। और ये सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस था कि तुम्हें कौन ढूंढेगा जब तुम मिसिंग हो जाओगी। और दोस्तों इसी चिलिंग मोमेंट के साथ सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 की कहानी। और यहाँ कहानी काफी हद तक क्लियर हो गई है, लेकिन फिर भी हम कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज पे बात करेंगे। तो पहली थियरी तो ये है कि पिप का जो भी स्टॉकर है वो शुरू से उसके आसपास था। सीजन 2 के लास्ट सीन में किसी ने पिप के रूम में घुसकर लैपटॉप पे बार बार लिखा कि तुम्हें कौन ढूंढेगा जब तुम मिसिंग हो जाओगी। ये सिर्फ थ्रेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई पिप को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है। उसे पिप के रूम का एक्सेस था, उसके रूटीन का पता था और उसने जानबूझकर वही लाइन लिखी जो पहले लॉकर पे भी लिखी गई थी। हो सकता है कि सीजन 3 का विलन चार्ली ग्रीन से भी पहले से एक्टिव हो और चार्ली सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। वैसे चार्ली का क्या हुआ ये भी क्लियर नहीं है, जो कि शायद सीजन 3 में हमें देखने को मिले। अब विलेंस की बात हो ही रही है तो हम मैक्स को कैसे भूल सकते हैं? मेरा मानना है कि सीजन 3 तक मैक्स और भी डेंजरस हो चुका होगा। सीजन 2 के एंड तक भले ही मैक्स बच चुका हो, कोर्ट का डिसीजन उसके फेवर में आ गया है, लेकिन मैक्स एक्चुअली में सब कुछ खो चुका है। जो थोड़ी बहुत उसके दिमाग में एक अच्छाई थी वो खत्म हो चुकी है। वो अपनी माँ का ट्रस्ट, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज सब कुछ खो चुका है। और पिप ने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पब्लिक कर दी है जिसमें मैक्स इनडायरेक्टली एडमिट कर रहा है कि वो बेका के साथ क्या किया था। तो भले ही कोर्ट ने उसे गिल्टी ना कहा हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन कंप्लीटली उसके अगेंस्ट चली गई है। नाउ द लास्ट स्ट्रॉ वाज कि मैक्स हमेशा अपनी माँ को लेकर चिंतित रहता था, उनसे डरता था, लेकिन एंड तक ये सिचुएशन भी पलट चुकी है। तो मैक्स के पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है और इसी वजह से सीजन 3 में वो पहले से ज्यादा रेकलेस और वायलेंट हो सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि चार्ली ग्रीन और उसकी वाइफ अभी भी खत्म नहीं हुए, पुलिस उन्हें पकड़ ही नहीं पाई। दोनों ऑफिशियली फ्यूजिटिव्स हैं। चार्ली अपनी बहन के लिए रिवेंज लेना चाहता था, जो कि वो मिशन पूरा कर भी लिया। हालांकि उसने एक बार बताया था कि वो उसकी वाइफ और आने वाले बच्चे के साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन पुलिस के इन्वॉल्व होने और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनने से शायद ग्रीन्स की लाइफ भी उलट पुलट हो गई है। तो क्या चार्ली इसका ब्लेम पिप पे डालेगा? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो पिप से बदला लेने जरूर आएगा। तो पिप के सामने चार्ली और उसकी वाइफ तो दुश्मन है ही, मैक्स भी दुश्मन है। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी उसको वार्निंग्स लिखता है कोई उसके क्लोज सर्कल से है, कोई उसका दोस्त है, तो एक और दुश्मन है जिसके बारे में पिप जानती तक नहीं। नॉट टू मेंशन कि पिप को पैनिक अटैक्स वगैरह भी आने लग गए हैं, वो मेंटली भी सही नहीं है। तो सीजन 3 काफी इंटरेस्टिंग होगी। नाउ सीरीज के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि एक अननोन
अननोन व्हाइट बॉय की रैंडम बॉडी मिली थी, राइट? वो जेमी तो नहीं था। तो आप सोच के देखो कि सीरीज ने इतना सस्पेंस बिल्ड किया है, तो क्या हमें वो एक रैंडम इंसान की बॉडी दिखा दिए होंगे? आई पर्सनली बिलीव कि वो रैंडम बॉडी नहीं थी और उसका कनेक्शन हमें सीजन 3 में जरूर देखने को मिलेगा। शायद वो चार्ली का पहला विक्टिम था या फिर किसी और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। इसमें मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकता क्योंकि राइटर्स ने ना ही उसका फेस दिखाया, ना ही किसी तरह की आइडेंटिटी रिवील करी है, बट इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि इसकी कनेक्शन सीजन 3 में जरूर निकलेगी। नाउ फाइनल बात है पिप की पीटीएसडी को लेके। स्टैनली पिप की आंखों के सामने समाप्त हुआ था, देन पिप को फ्यूनरल में पैनिक अटैक आया, बर्थडे में लाउड साउंड वगैरह से फ्लैशबैक्स और गन शॉट्स वगैरह सुनाई देने लगे। ये सब क्लियरली पीटीएसडी के ही सिम्टम्स हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सीजन 3 में पिप शायद इन्वेस्टिगेशन से दूर रहना चाहेगी, लेकिन जब नया केस उसके सामने आएगा तो वही ट्रॉमा उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बनेगी। विलन भी शायद इसी वीकनेस का यूज करे और इसलिए मेरे हिसाब से सीजन 3 बहुत ज्यादा अमेजिंग हो सकती है अगर ठीक से प्लान किया गया, क्योंकि यहाँ पिप सीजन 1 या सीजन 2 की तरह हंसती खेलती नहीं रही। इनफैक्ट सीजन 2 के एपिसोड 5 से ही कहीं ना कहीं पिप को फ्रैक्चर होते देख रहे थे एंड वो फ्रैक्चर अंत में पूरी तरह से फट गया। लेट्स सी कि सीजन 3 किस केस को रीओपन करती है, वहां बाकी कैरेक्टर्स का क्या होता है। और जब भी सीजन 3 आएगी मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर जरूर आ जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।